अब हम बात करेंगे कि खारोष्टी की जो लिपि थी उसको किस तरह पढ़ा गया, खारोष्टी स्क्रिप्ट का डिसाइफरमेंट कैसे हुआ। पहला सवाल तो ये कि खारोष्टी लिपि का डिसाइफरमेंट किया क्यों गया और ये कहाँ पर इस्तेमाल होती थी। जवाब है, खारोष्टी लिपि इस्तेमाल होती थी इंडियन सब कॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्ट के इलाके में, जो आज का प्रेजेंट डे अफगानिस्तान का इलाका बनता है, वहां पे। आज का जो प्रेजेंट डे अफगानिस्तान है या फिर इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, वहां पर खारोष्टी लिपि का इस्तेमाल किया जाता है। अब वहां पर सम्राट अशोक के टाइम पीरियड के काफी सारे इंस्क्रिप्शंस आपको मिले हैं। अब उन इंस्क्रिप्शंस को अगर पढ़ना है तो उसके लिए फिर खारोष्टी लिपि को पढ़ना जरूरी हो जाएगा या खारोष्टी लिपि का डिसाइफरमेंट जरूरी हो जाएगा। उसके बिना आप उनको पढ़ नहीं सकते, समझ नहीं सकते, इसलिए खारोष्टी लिपि का डिसाइफरमेंट रेलेवेंट हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ सम्राट अशोक के इंस्क्रिप्शंस अगर नॉर्थ वेस्ट में कंधार तक अगर देखने को मिल रहा है, इससे ये भी पता चलता है कि ये कितना बड़ा अंपायर उन्होंने अपने टाइम पीरियड पे बनाया था कि इतने दूर पटना उनकी कैपिटल हुआ करती थी और पटना से इतना दूर कंधार तक में आज से 2500 साल पहले एक राजा ने अपने इंस्क्रिप्शन अगर लगवाए थे, तो कितने माइटी वो रूलर रहे होंगे कि उन्होंने इतना बड़ा अपना अंपायर बना सकने में वो कामयाब हुए थे। अब उस अंपायर को आपको समझना है, उसके रीजनल वेरिएशंस को समझना है, तो फिर ये जो अलग-अलग जगहों से इंस्क्रिप्शंस मिल रहे हैं इनको पढ़ना जरूरी हो जाएगा। अब इस जगह पे मिले हुए इंस्क्रिप्शंस को पढ़ने के लिए, क्योंकि ये खारोष्टी लिपि में लिखे गए थे, तो खारोष्टी लिपि को पढ़ना जरूरी हो जाएगा, इसलिए इसका डिसाइफरमेंट किया गया था। एक बार फोटोग्राफ देखिए तो आपको समझ में आएगा कि खारोष्टी स्क्रिप्ट कैसी स्क्रिप्ट है। देख लें इसे। ये जो भाषा लिखी गई है वो अपने लिए अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर जिस स्क्रिप्ट में लिखी गई है, जिन अक्षरों का इस्तेमाल कर कर लिखी गई है, ये खारोष्टी लिपि है। देख लें इसे। इसी तरह से ये जो फोटोग्राफ में आपको अक्षर देखने को मिल रहे हैं, ये खारोष्टी लिपि के अक्षर। अब इन अक्षरों को देखते हुए थोड़ा-सा आप मनन करेंगे, थोड़ा-सा अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे तो आपको एक इंटरेस्टिंग बात समझ में आएगी कि क्योंकि ये नॉर्थ वेस्ट का जो आज का अफगानिस्तान का इलाका है, वहां पर ये लिपि इस्तेमाल होती थी। एंड ध्यान से देखिए तो ये अक्षर किसी भी तरह से उस वक्त में जो ब्राह्मी लिपि इस्तेमाल की जा रही थी उससे मेल नहीं खाते। ना ही आज की तारीख में जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की जो भाषाएं हैं, आज की तारीख में जो प्रोमिनेंट इंडियन लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, उनके इवोल्यूशन का खारोष्टी से कोई खास लेना देना है। ठीक है जी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो लिपि है ब्राह्मी लिपि से बिल्कुल भी मैच नहीं खाती। एंड आज की जो इंडियन लैंग्वेजेस हैं उनके इवोल्यूशन के ऊपर इसका कोई खास, या आज की जो इंडियन लैंग्वेजेस की स्क्रिप्ट है उनके इवोल्यूशन के ऊपर इस पर्टिकुलर लिपि का या इस स्क्रिप्ट का कोई खास प्रभाव नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। मतलब ये कि जो हमने इसके पहले ब्राह्मी लिपि को समझने के लिए तरीका इस्तेमाल किया था कि इंडियन लैंग्वेजेस के साथ में उसके अक्षरों को कंपेयर किया था, वो यहाँ पर नहीं किया जा सकता। वो जो हमारी पुरानी तकनीक थी वो यहाँ पे फेल हो जाएगी, क्योंकि इंडियन लैंग्वेजेस के इवोल्यूशन में इस स्क्रिप्ट का कोई खास रोल नहीं है, कोई योगदान नहीं है, कोई इवोल्यूशन में इसका इंपॉर्टेंट असर नहीं है। इसलिए इंडियन लैंग्वेजेस की जो आज की स्क्रिप्ट है उनको अगर कंपेयर किया जाए इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट के साथ तो आपके हाथ कुछ नहीं आएगा। अब क्या करें? तो यहाँ पर दूसरा तरीका इस्तेमाल किया गया इस लिपि को पढ़ने का, और वो था कि यहाँ पर इस क्षेत्र में जो इंडो ग्रीक रूलर हुए थे उनके जो सिक्के थे उनका इस्तेमाल किया गया इस पर्टिकुलर भाषा को, इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट को डिसाइफर करने के लिए। कैसे, वो हम लोग थोड़ा समझते हैं। उसके पहले थोड़ा इंडो ग्रीक रूलर्स पे बात कर लेते हैं। इंडो ग्रीक थे कौन वो देखते हैं, और उनके सिक्कों से फिर कैसे मदद मिली थी वो समझते हैं। सिकंदर ने भारत में हमला किया था। सिकंदर या फिर अलेक्जेंडर ने जब हमला किया तो कहानी हमको पता है कि वो पंजाब का जो इलाका है वहां पे राजा पोरस से उसकी लड़ाई हुई थी झेलम के किनारे, और यहां से फिर वो वापस लौट गया था। अब जब सिकंदर यहां से वापस लौट कर गया तो सम्राट जो या राजा पोरस जो थे उनका जो अंपायर था उसके पहले तक का जितना इलाका उसने जीत रखा था, वहां पर वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रीजन्स में अपने अलग अलग सेनापतियों को नियुक्त कर कर गया था कि भाई इस इलाके का की देखभाल तुम करना, इस इलाके की देखभाल तुम करना, इस इलाके की देखभाल तुम करना, और इस तरह से वापस लौटते वक्त अपना जो सफर उसने वापसी का शुरू किया, इसी बीच में उसकी मृत्यु हो गई। एक बार जब सिकंदर की मृत्यु हुई, अलेक्जेंडर की डेथ हुई, उसके बाद उसने जो इतना बड़ा इलाका जीता था, इतना बड़ा अंपायर बनाया था, यहाँ पे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जिन जिन के पास में रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी इनके बीच में आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया, और सबने जो है अपने अपने हिस्सों के ऊपर अपनी अपनी दावेदारी ठोक दी। अब जब लौटते वक्त में उसने अपने अफगानिस्तान का इलाका, सेंट्रल एशिया का इलाका, यहाँ पर जो अपने लोगों को वो बैठा कर गया था, जिनको बोला था कि भाई इस इलाके की आपने देखभाल करनी है, सिकंदर के मरने के बाद सबने अपने अपने इलाकों पे कब्जा कर लिया। तो अफगानिस्तान जिन लोगों के कब्जे में आया वो आपके ग्रीक थे,
उन्होंने फिर यहाँ पे रूल करना शुरू कर दिया। सेकेंड फर्स्ट सेंचुरी आते आते इन्हीं के जो बच्चे यहाँ पर पैदा हुए, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पैदा हुए थे, मगर मूल रूप से वो कहाँ के रहने वाले थे, ग्रीक थे या फिर मैसेडोनिया से आए हुए लोगों के बच्चे थे या वंशज थे। तो ये लोग जो रूलर्स, ये जो फिर लोग थे, ये कहलाए इंडो ग्रीक। अब इन्होंने फिर जो अपना अंपायर बनाया, नॉर्थ वेस्ट का इलाका पूरा जीता, अफगानिस्तान वगैरह के पूरे इलाके पे जो उन्होंने रूल किया, तो ये जो रूलर्स थे फिर ये कहलाए इंडो ग्रीक। अब इनकी खासियत ये थी कि जब ये इंडो ग्रीक रूलर दूसरी से लेकर पहली शताब्दी के बीच में भारत के नॉर्थ वेस्टर्न इलाकों में रूल कर रहे थे, इस वक्त में ये, अब थोड़ा समझिएगा, ये मूल रूप से कहां के रहने वाले हैं, ये मैसिडोनिया के हैं या फिर ग्रीक हैं। रूल कहां पे कर रहे हैं, भारत का जो आज का अफगानिस्तान, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जो आज का अफगानिस्तान का और नॉर्थ वेस्ट का इलाका है, वहां पे रूल कर रहे हैं। भारत की संस्कृति का ठीक ठाक जो चीजें हैं इन्होंने अडॉप्ट कर ली हैं, मगर अपनी जो ग्रीक जड़ें हैं वो पूरी तरह से नहीं छोड़ी। ग्रीक जड़ों में क्या क्या आ जाता है, अपनी लैंग्वेज को नहीं छोड़ा, अपने कस्टम्स को नहीं छोड़ा, अपने रहन सहन को, कपड़ों को, इस तरीके की चीजों को जो है इन्होंने अभी पूरी तरह से गिव अप नहीं किया था। तो एक तरीके का सिंक्रेटिक कल्चर बन गया था, जिसमें इंडियन कैरेक्टर भी देखने को मिलता था, जिसमें ग्रीक कैरेक्टर भी देखने को मिलता था। तो इसके कारण ये लोग कहलाए इंडो ग्रीक। अब ये जो इंडो ग्रीक राजा है, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि इन्होंने जो सिक्के जारी किए थे, ये पहले रूलर थे जिन्होंने अपने सिक्कों के ऊपर अपने चेहरे और अपने नाम लिखवाए थे। अब ये जो सिक्के यहाँ पर जारी हुए थे, जिसपे इनके चेहरे बने हुए थे और इनके नाम लिखे हुए थे, ये दो भाषाओं में लिखे गए थे। एक तो इनकी जो खुद की ग्रीक लैंग्वेज है उसमें लिखे गए थे रोमन स्क्रिप्ट का इस्तेमाल कर कर, और एक जो यहाँ की जो लोकल लैंग्वेज थी उसमें इनके नाम लिखे गए थे खारोष्टी स्क्रिप्ट का इस्तेमाल कर कर। अब यहां से ये जो सिक्के मिले, जिनमें एक तरफ इनके ग्रीक भाषा में नाम लिखे गए और एक तरफ जो खारोष्टी स्क्रिप्ट में इनके नाम लिखे गए, वहां से फिर हिस्टोरियंस को मदद मिली थी खारोष्टी भाषा को डिसाइफर करने में। किस तरह, वो हम लोग यहां पे देखते हैं। ये सिक्के देखिए, एक तरफ तो आपको यहां पे इंडो ग्रीक जो रूलर है उसका चेहरा बना हुआ है, और यहां पर एक पर्टिकुलर लिपि है जिसमें इसका नाम लिखा हुआ है। अब ये लिपि कौन सी है, रोमन लिपि है, या उस वक्त में जो रोमन लिपि हुआ करती थी वो, और भाषा इस पे कौन सी लिखी हुई है, भाषा इस पे लिखी हुई है ग्रीक। ठीक है, समझिएगा इस बात को। ग्रीक भाषा, उस वक्त की जो रोमन लिपि हुआ करती थी उसमें राजा का नाम और जो भी चीजें हैं वो लिखी हुई हैं। कुछ अक्षर आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में भी आएंगे, जैसे कि टी आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगा, एच क्लियर समझ में आ जाएगा, के समझ में आ जाएगा, आई आ जाएगा, एन आ जाएगा, इस तरह से ये ई जो है वो एकदम क्लियर कट समझ में आ रहा है। तो रोमन अल्फाबेट्स का इस्तेमाल करते हुए उस वक्त की जो रोमन लिपि थी उसमें ग्रीक भाषा में राजा का नाम लिखा हुआ है, या जो भी उसमें बातें लिखी हुई। सिक्के का दूसरा पहलू, दूसरे हिस्से में राजा को शिकार करते हुए बताया गया है, और यहां पर भी वही बात लिखी गई है, मगर एक दूसरी भाषा में लिखी गई है और एक दूसरी स्क्रिप्ट का इस्तेमाल कर कर लिखी गई है। अब ये जो स्क्रिप्ट यहां पर इस्तेमाल की गई है वो क्या है, खारोष्टी है। यहां पे भी राजा का नाम लिखा गया है, यहां पे भी राजा का नाम, या जो भी बात लिखी गई है, जो बात यहां पे लिखी गई है वही बात एग्जैक्टली यहां पे लिखी गई है, मगर खारोष्टी लिपि का इस्तेमाल करते हुए लिखी गई है। तो हिस्टोरियंस को, जो आपके खासतौर पर जो यूरोपियन हिस्टोरियंस थे, उनको ग्रीक भाषा पढ़ना आती थी, क्योंकि ग्रीक लैंग्वेज का जो यूरोप की लैंग्वेजेस हैं उनकी इवोल्यूशन में काफी एक बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, बड़ा प्रभाव रहा है। तो उनको ग्रीक भाषा, और पुराने यूरोप के जो शिलालेख हैं वो लैटिन में, ग्रीक में, इस तरीके की भाषाओं में मिलते थे, तो इनको ग्रीक भाषा पढ़ना आती थी। अब मजे की बात यह है कि ग्रीक भाषा में ये जो लिखा हुआ है राजा का नाम, वो इन्होंने पढ़ लिया, और दूसरी तरफ में भी इनको समझ में आ गया कि राजा का नाम लिखा हुआ है मगर खारोष्टी की स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। तो इन्होंने करस्पॉन्डिंग अक्षरों को खारोष्टी की जो आपकी स्क्रिप्ट है उसके अक्षरों के साथ में जमाना शुरू कर दिया। जैसे इनको पता चला कि भाई यहां पर ये जो लिखा हुआ है वो ओ है, ओ के करस्पॉन्डिंग यहां पर एक अक्षर बना हुआ है, तो ओ अक्षर है, उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे खारोष्टी भाषा का जो भी आपका कैरेक्टर है उसको अपन C1 बोल देते हैं, वो हो गया। यहां पर जो है एक आपका एच बना हुआ है, तो एच के करस्पॉन्डिंग यहां पर ये जो एच है इसके करस्पॉन्डिंग में खारोष्टी भाषा में एक दूसरा कैरेक्टर बना हुआ है C2। मतलब ये अक्षर को हम लोग जो भी पढ़ेंगे इसकी ध्वनि जो है वो एच की तरह बनेगी। ऐसे करते करते एक तरफ राजा का पूरा नाम लिख लिया और दूसरी तरफ में आपने जो भी खारोष्टी के करस्पॉन्डिंग कैरेक्टर्स थे वो लिख लिए। तो फिर वहां से आपने लगा लिया कि यार ये जो कैरेक्टर है इसका जो भी शेप या साइज है इसको ओ प्रोनाउंस करना है, ये जो कैरेक्टर है इसको एच प्रोनाउंस करना है, ये जो कैरेक्टर है इसे आई प्रोनाउंस करना है। इस तरह से करते करते आपको यहाँ के भी जो खारोष्टी लिपि के अलग अलग अक्षर थे इनका प्रोनाउंसिएशन समझ में आ गया। एक बार जब खारोष्टी के अक्षरों का प्रोनाउंसिएशन समझ में आ गया तो फिर आपने शब्द बनाना शुरू कर दिए। शब्द एक बार जब बनने लग गया तो फिर यहां से खारोष्टी का डिसाइफरमेंट भी शुरू हो गया। 2 दिन में, 3 दिन में, 5 दिन में नहीं हुआ था, इसमें भी टाइम लगा था, मगर करते 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 अल्टीमेटली खारोष्टी जो लिपि है उसको भी डिसाइफर कर लिया गया। और इसके डिसाइफरमेंट का नतीजा ये मिला कि नॉर्थ वेस्ट का जो इलाका है वहां पर सम्राट अशोक के जो शिलालेख मिले थे उनको पढ़ने में कामयाबी मिल गई। दूसरे शब्दों में यह बोला जा सकता है कि नॉर्थ वेस्ट के जो शिलालेख
शिलालेख मिले थे उनको पढ़ सकने में, उनको पढ़कर यह पता चला कि सम्राट अशोक का रूल यहां तक फैला हुआ था, इस इलाके तक उस आदमी ने 2500 साल पहले राज किया था, ये अपने को पता चलता है। अब ये इस तरीके के जो सिक्के हैं इंडो ग्रीक रूलर्स के जितने मिले, एक तरफ आपको रोमन में उनके नाम या जो भी इंफॉर्मेशन है वो देखने को मिल रही है, दूसरी तरफ खारोष्टी, फिर रोमन, फिर खारोष्टी, फिर रोमन, उसके दूसरे साइड पे खारोष्टी, रोमन, खारोष्टी, ये आपका ग्रीक लैंग्वेज और खारोष्टी, रोमन अल्फाबेट्स और खारोष्टी, और इस तरह से आपको ग्रीक लैंग्वेज रोमन अल्फाबेट्स में और उसके करस्पॉन्डिंग खारोष्टी और उसमें एक पर्टिकुलर भाषा देखने को मिल रही है। तो इसको पैरेलल जमा जमा के अल्टीमेटली इन्होंने पूरा जो आपका खारोष्टी स्क्रिप्ट है उसको पढ़ना सीख लिया, उसको डिसाइफर कर लिया, उसमें फिर जो भाषाएं लिखी थी वो समझ में आने लगी और यहां से फिर खारोष्टी जो है अल्टीमेटली डिसाइफर हो गई, इसको भी पढ़ सकने में इनको कामयाबी मिल गई। वही सारी बातें यहाँ पे लिखी हैं कि राजाओं के नाम एक तरफ ग्रीक में लिखे थे और एक तरफ खारोष्टी में लिखे थे। यूरोपियन स्कॉलर्स क्योंकि ग्रीक पढ़ सकते थे, खारोष्टी के साथ में फिर अल्टीमेटली उन्होंने करस्पॉन्डिंग अल्फाबेट्स को जमाना शुरू किया और कंपेयर करते 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 खारोष्टी के जो अक्षर हैं उनका मतलब या फिर उनका जो प्रोनाउंसिएशन था वो पता चल गया और अल्टीमेटली फाइनली खारोष्टी स्क्रिप्ट को पढ़ने में कामयाबी मिल गई। अब खारोष्टी स्क्रिप्ट को जब डिसाइफर किया गया, खारोष्टी के अक्षर समझ में आ गए कि इस पर्टिकुलर अक्षर का ये मतलब है, इस पर्टिकुलर अक्षर का ये मतलब, इसका ये मतलब है, इसको ऐसे उच्चारण किया जाएगा, इसका ये प्रोनाउंसिएशन बनेगा, ऐसे करते करते अल्टीमेटली इनको खारोष्टी स्क्रिप्ट पढ़ना आ गई। अब एक बार जब शिलालेखों में जो खारोष्टी इनको मिली थी वो इन्होंने पढ़ना शुरू करी। सिक्कों में तो राजाओं के नाम लिखे हुए थे, वहां से खारोष्टी पढ़ना सीख ली, मगर जब शिलालेख मिले जिसपे सिर्फ खारोष्टी स्क्रिप्ट में कुछ लिखा गया था, जब उसको पढ़ना शुरू किया गया तब जेम्स प्रिंसेप को एक बात समझ में आई कि यार इसके ऊपर जो भाषा लिखी गई है खारोष्टी में वो प्राकृत है। अब ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है, सम्राट अशोक ने ब्राह्मी लिपि का इस्तेमाल करते हुए जो आज का मेनलैंड इंडिया का इलाका है वहां पे अपने शिलालेख लिखवाए, उसमें जो स्क्रिप्ट इस्तेमाल की गई थी वो प्राकृत थी या प्राकृत भाषा जो है इसका इस्तेमाल किया गया था। इसी तरीके से नॉर्थ वेस्ट का जो इलाका है, नॉर्थ वेस्ट में उन्होंने या जो अफगानिस्तान का इलाका पड़ता है वहां पे खारोष्टी का इस्तेमाल किया, खारोष्टी लिपि का इस्तेमाल कर यहां पर भी जो अपने संदेश लिखवाया उसको लिखने के लिए जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया वो प्राकृत है। इसका मतलब यह बनता है कि उस जमाने में प्राकृत वो भाषा थी जो पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में समझी जाती थी। दिमाग लगाइए थोड़ा सा इस बात पे कि अफगानिस्तान में एक आदमी बैठा हुआ है, उसको आपने एक संदेश देना है 2500 साल पहले, उसको आपने पत्थर पे खुदवा दिया। उसी तरह से यहाँ पे आपको उड़ीसा में या फिर पटना में या फिर मध्य प्रदेश में उज्जैन में इधर उधर कोई आदमी बैठा हुआ है, उसको संदेश देना है, आपने उसको भी पत्थर पे खुदवा के लगवा दिया। यहाँ पे ब्राह्मी लिपि का इस्तेमाल किया गया क्योंकि वो ज्यादातर वो लिपि जो है लोग समझ लेते थे, उसमें आपने प्राकृत भाषा में अपना संदेश लिखवा दिया। इसी तरह आपका नॉर्थ वेस्ट में आपने खारोष्टी लिपि का इस्तेमाल किया मगर आपने भाषा वही रखी प्राकृत। मतलब यह कि यहां के रहने वालों को भी प्राकृत समझ में आती थी और वहां के रहने वालों को भी प्राकृत समझ में आती थी। इन अदर वर्ड्स प्राकृत वाज द लैंग्वा फ्रिंका ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट 2500 इयर्स बैक। 2500 साल पहले पूरे भारत में एक कॉमन भाषा अगर कोई समझी जाती थी तो वो प्राकृत भाषा थी, या फिर इसको ऐसे बोला जा सकता है कि शायद प्राकृत भारत की सबसे पुरानी लैंग्वेज है जिससे आज की तारीख में बाकी सारी लैंग्वेजेस इवॉल्व हुई हैं। ये बात यहां पर आके जेम्स प्रिंसेप को समझ में आई और इसको इस पर्टिकुलर लॉजिक के ऊपर चलते हुए और ज्यादा जो है इंडियन हिस्ट्री को के अलग अलग और जो आपके रहस्य थे उनको डिस्कवर किया गया। तो इस तरीके से खारोष्टी स्क्रिप्ट जो है उसको पढ़ने में कामयाबी मिली। खारोष्टी स्क्रिप्ट में फिर जो भाषा लिखी गई थी वो प्राकृत थी, ये पता चला, तो इससे ये समझ में आया कि प्राकृत जो है वो लिंग्वा फ्रैंका हुआ करती थी इंडियन सब कॉन्टिनेंट की, और यहां से फिर जो है भारतीय इतिहास के बारे में और जो है आपको इंफॉर्मेशन वगैरह मिलती चली गई, जिससे और ज्यादा आपकी समझ जो है बढ़ती चली गई। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये देख के खत्म किया है कि लैंग्वेज, ये जो आपकी सबसे एंशिएंट स्क्रिप्ट्स हैं उनको कैसे डिसाइफर किया गया था। अब हम लोग ये देखेंगे कि जब एक बार आपने इंस्क्रिप्शंस को पढ़ना सीख लिया, आपको समझ में आ गया कि इंस्क्रिप्शंस को हम लोग अब पढ़ सकते हैं, तो जो इंफॉर्मेशन आपको मिली उसको पढ़ के जो आपको इंफॉर्मेशन मिली, जो ज्ञान मिला, जो आपको पता चला कि इसके ऊपर क्या लिखा गया है, उससे फिर हिस्ट्री को लिखने में कैसे मदद मिली, उससे आपको जो हिस्टोरिकल एविडेंसेस जो है वो कैसे मिले, अब वो हम लोग इस टॉपिक में देखते हैं जिसका नाम है हिस्टोरिकल एविडेंसेस फ्रॉम इंस्क्रिप्शंस। देखते हैं सर।